नवीन और श्वेता की शादी को पूरे 6 साल हो गए थे। श्वेता अपने ससुराल पक्ष के लोगों से तो बड़ी खुश थी, बस दुखी थी तो अपनी किस्मत से। एक रोज उसकी एक सहेली उससे मिलने आती है। क्या बात है श्वेता, चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है तेरे, कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है? नहीं यार, कोई गुड न्यूज नहीं है, मेरी किस्मत में कहाँ है गुड न्यूज। पर पिछले महीने तो चांसेस लग रहे थे ना? वही तो, बस चांसेस लगता है निकिता, उसके बाद कुछ होता नहीं है। एक मेरे ससुराल वाले ही है जो इतने सब के बाद भी एक शब्द नहीं कहते मुझे, वरना कोई और सास ससुर होते ना तो बेटे की दूसरी शादी करने की बात करना शुरू कर देते। बात तो बिल्कुल सही कही श्वेता तुमने, शादी करके 2 दिन नहीं बीतते कि सास को पोते या पोती खिलाने का मन होने लगता है, और ऐसे में 6 साल बाद भी अंकल आंटी जी तुझे कुछ नहीं बोलते, और जीजू का प्यार भी पहले दिन जैसा ही बरकरार है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा हो सकता है मेरा माँ बनना। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या उन्हें एक बच्चा नहीं दे सकती? तो भगवान से प्रार्थना कर बहन कि इस बार तो मौसी बन ही जाए। निकिता वापस अपने घर लौट जाती है और श्वेता अपने घर के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, दोपहर को खाने में क्या बना लूं? मैं सोच रही हूँ छोले चावल और भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ। भिंडी बड़ी खींची खींची आई है, और बारिश में छोले अगर पड़े रहे तो उसपे कीड़े लग जाएंगे, तो निपटा ही देती हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मम्मी जी? अगर आपको कुछ और खाने का मन है तो बताइए ना, वो ही बना दूंगी। अरे बहू, सुबह नाश्ते में जो सब्जी तूने बनाई थी ना, वो तो रखी हुई है, उसी के साथ पराठे खा लेंगे। तो बेकार में ही शरीर तोड़ती है, जा जाकर आराम कर। अकेले कमरे में बैठे बैठे मन कहाँ लगता है मम्मी जी, उससे अच्छा किचन में जाकर कुछ काम ही कर लूं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तेरी मामी सास का फोन आया था, तुझसे बात करना चाहती है तो बात कर ले। श्वेता कमरे में जाती है और अपनी मामी सास को फोन लगाती है। 2 मिनट खुशी का नाटक करने के बाद उसके मुंह से मां न बनने का दुख निकल ही जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुझे ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तेरे घर में तो डॉक्टरों की डॉक्टर, हकीमों की हकीम बैठी हुई है, उससे पूछ लेती तो अभी तक तेरे आंगन में 5-5 लल्ले खेल रहे होते। अब मेरे घर में डॉक्टर कौन आ गया मामी जी? दीदी ने तो ग्रेजुएट भी नहीं किया था, 12वीं के बाद उनकी शादी हो गई थी, और इन्होंने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। तो क्या मम्मी जी? अरे नहीं बेटा, तू तो और है। मैं बात तेरी चाची सास की कर रही हूँ, ललिता भाभी की, देवरानी की। तेरी वो भेलूर वाली चाची सास नहीं है क्या? जबान में सरस्वती, हाथों में भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद है उनके। ऐसे ऐसे नुस्खे बताती है कि क्या बताऊं। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पड़ोसन तेरे मामा जी पर डोरे डालने लगी थी। फिर मुझे लगा अब तो जीवन खत्म ही है मेरा, क्योंकि ये भी फिसलते हुए दिख रहे थे। फिर तेरी चाची सास ने ऐसा नुस्खा बताया, जिंदगी संवर गई मेरी। ये पड़ोसन अपना घर छोड़कर ही चली गई। चाची जी की चटपटी कहानियां तो मैंने मम्मी जी के मुंह से बड़ी सुनी है, पर उनसे आज तक मिलना नहीं हुआ। शादी में भी कहाँ आ पाई थी वो मामी जी। पर आपने अब ऐसी बात बता दी है, फिर तो मैं चाची जी को जाकर यहीं ले आती हूँ, अब वही मेरा बेड़ा पार लगाएंगी। श्वेता सोच लेती है कि आज रात खाने के टेबल पर चाची जी को लेकर आने की बात छेड़ ही देगी। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है, तभी नवीन का फोन बजता है। हाँ नवीन बेटा, तेरा एड्रेस क्या है? मैं पर्ची में लिख कर आई थी, वो इधर उधर हो गई है, जरा बता दे फटाफट। आपको जिस दिन आना हो बता दीजिएगा चाची जी, ट्रेन के टिकट के साथ स्टेशन पर कैब भी पहुंच जाएगी। अरे बेटा, रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हूँ। तेरे पापा को 3 बार फोन मिला लिया, पर जेठ जी तो आज भी बटन वाला फोन चलाते हैं जो हर वक्त साइलेंट पे रहता है। आप रेलवे स्टेशन पर खड़ी है चाची जी? आप वही इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। सोचा था खाने के टेबल पर सभी के सामने चाची जी को बुलाने की बात करूंगी, पर चाची जी तो रेलवे स्टेशन भी पहुंच गई। कहीं उन्हें पहले ही सब कुछ पता तो नहीं चल जाता? हे भगवान, सच में मामी जी की बात तो 16 आने सच निकली। चाचा जी तो भगवान का अवतार ही है। और नवीन के साथ उसकी चाची यानी कि लाडली पहुंच जाती है ललिता निवास। अरे लाडलिया, ये बैग में क्या लेकर आई है? बड़ा फूला हुआ लग रहा है। क्या भाभी, सोच समझ कर बोला कीजिए, इसमें मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। बलून वाले बाबा जी, उनकी कृपा से तो जहाँ भी लाडली पैर रखती है वहाँ गाजे बाजे बज जाते हैं। ये सुनते ही श्वेता अपने सर पर घूंघट रख लेती है और अपनी चाची सास के बैग को छूकर आशीर्वाद लेने लगती है। आपके गुरुजी की तस्वीर है क्या इसमें? मैं संभाल कर रख दूं? नहीं नहीं बेटा, मेरे गुरुजी का नाम बलून वाले बाबा है, इसलिए उनकी याद में हमेशा एक बलून फुलाकर अपने बैग में रखती हूँ। तो इसमें वो बलून ही है बस। तो मेरे कमरे में टेबल लगवा दे इन्हें बैठाने के लिए।
सभी के साथ लाडली भी खाने पर बैठ जाती है। खाना खाकर विनोद और नवीन बाहर टहलने चले जाते हैं और घर पर रह जाती है तीनों औरतें। एक बात बता बहू, तेरे चेहरे पर वो नूर क्यों नहीं दिख रहा जो होना चाहिए? लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बच्चा भी तो होना चाहिए ना। पर चाची जी मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ। कितने डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक बच्चा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। ले इतनी सी बात, डॉक्टर वॉक्टर सब पैसे के भूखे हैं बहू। उनके चक्कर में 6 साल निकाल दिए तूने। अब चाची का चटपटा नुस्खा भी सुन ले। तो मेरी बात मान, कल सुबह सूरज उगने से पहले एक नींबू पे काला धागा लपेट, उस पर छाछ डाल के पी ले और फिर एक पत्ता पुदीना चबाकर बस बैठ जा। हैं? पर इससे होगा क्या चाची जी? उल्टी आएगी तो समझ लेना काम बन गया। पेट में हरकत शुरू, यानी कि इतनी समझदार तो है ही ना तू बहू। ललिता हैरानी से अपनी देवरानी को देखने लगती है और दूसरी तरफ श्वेता शर्माकर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह 4 बजे उठकर श्वेता नींबू पर काला धागा बांधती है और उसे छाछ में डुबोकर किसी तरह अपने गले से नीचे उतार लेती है और फिर पुदीने का पत्ता चबाकर बैठ जाती है। हे राम, लग रहा है सीने में अजीब सी हलचल हो रही है, पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है, कभी भी उल्टी हो जाएगी मुझे। हड़बड़ाते हुए श्वेता वॉश बेसिन तक भागती है और उसे सच में उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा। 1 मिनट, मन शांत नहीं हो रहा, उल्टी हो रही है। ये तो माँ बनने के सिम्टम्स है। माँ बन गई, ये तो चमत्कार हो गया। चाची जी का नुस्खा काम कर गया। चाची जी कहाँ है अब? दूसरे ही पल श्वेता अपने चाची के पैरों पर पड़ जाती है। सुबह 10 बजे तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और हर तीसरी औरत अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर लाडली के पास आना शुरू कर देती है। अब क्या बताऊं लाडली, दिन दुनिया ही खराब हो गई मेरी। मेरे तो घर में पैसे ही नहीं बचते, इनकम कम हो गई, ये राशन का बिल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? समोसे की तीखी चटनी बचा के रखो और बिस्किट में लगा के खाओ। मुंह भी मीठा, पेट भी भरा, लगेगा जैसे होटल में खा रहे हो। फालतू खर्चे खुद ब खुद कम हो जाएंगे। पर तुझे कैसे पता कि मेरे घर पर हर रोज समोसे आते हैं? वाह 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 लाडली, मानना पड़ेगा तेरे नुस्खों को, तुझे तो सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। चलो गया ना, एक दिन में एक ही आदमी का सोल्यूशन दूंगी। मैं यही करती रहूंगी तो अपने परिवार को वक्त कब दूंगी? मुझे याद है सासू माँ के सामने तो इमरती बड़ा स्वादिष्ट बनाती थी। आज इमरती बनाकर खिला दे लाडली। छोटों के रहते बड़े काम करे अच्छा लगता है क्या भाभी? श्वेता तो खाली बैठी है और इमरती में वो मजा कहाँ है जो पिज्जा में है। पिज्जा बना कर दे दे बेटा, और साथ में सॉस मत देना, पानी पूरी का चटपटा पानी देना, मजा आ जाएगा। पानी पूरी का पानी? चाची जी वो भी पिज्जा के साथ? थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर अजीब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो इस घर के अजीब कॉम्बिनेशन को ठीक कर देगा। तेरी दादी हमेशा कहती थी कि विनोद भाई साहब और ललिता भाभी का रिश्ता अचार और चाय जैसा है जो आपस में कभी जाते ही नहीं। जेठ जी और भाभी के ग्रह भी मिलते जुलते नहीं लग रहे मुझे, इसलिए ये नुस्खा बता रही हूँ। मानना है तो मानो, वरना लाडली किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। आपने बोल दिया चाची जी, बस काम हो जाएगा। आज तो खाने में पिज्जा और पानी पूरी का पानी बनना पक्का रहा। सुबह के अटपटे कॉम्बिनेशन वाले अचार और छाछ के बाद श्वेता के नसीब में आते हैं पिज्जा और पानी पूरी का पानी। जब से ये पानी पूरी का पानी बना रही हूँ तब से जी और मचल रहा है। श्वेता की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो रसोई में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। नवीन भागते हुए रसोई में जाता है और श्वेता को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लाता है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बहू तुम क्यों टेंशन लेती हो? बच्चा होना ये सब कुछ नहीं होता। अरे जेठी, इस बेहोशी का कारण टेंशन नहीं, नया मेहमान है। प्रेगनेंसी के दिनों में ऐसा अक्सर होता है। बिस्तर पर लेटी हुई श्वेता मुस्कुरा देती है। नवीन उसके गले लग जाता है। बदल देना लाडली के नुस्खे ने घर की गृह दशा। 2 दिन बाद लाडली ललिता के पूरे परिवार के साथ बैठी थी और अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर के प्लान्स बना रही थी। नहीं भाई, मैंने खानदानी लेगेसी बढ़ा दी है। दुकान पर बैठ गया, पर मेरा बेटा दुकान पर नहीं बैठेगा, वो खुद की कंपनी चलाएगा। अरे बेटी भी तो हो सकती है। फिर तो उसे पायलट बनाऊंगा मैं। मेरी पोती हवाई जहाज उड़ाएगी। आप बताइए ना चाची जी, आपको तो ये भी पता होगा कि मेरे पेट में लड़का है कि लड़की। इसके पहले कि लाडली कुछ बोलती, बाहर से जोरों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। कौन सी खुशी दी है आज तक तूने मुझे? जीना हराम करके रखा है। ये खिचड़ी कौन परोसता है अपने पति को, वो भी रविवार के दिन?
मसाला खिचड़ी बनाई है, स्वादिष्ट है, आप चख कर तो देखिए। खिचड़ी को कौन स्वाद कहता है नीलिमा जी? चावल बनाती हूँ तब भी वही बात, खिचड़ी बना दी तब भी। अब क्या खुद को परोस दूं? बताइए शिल्पा भाभी, आप भी खाने में दाल चावल और सब्जी ही बनाती होंगी ना? सभी के घर पर यही बनता है, पर फिर भी इन्हें पता नहीं क्या चाहिए, घर का बना खाना खाना ही नहीं चाहते और फिर भूख के मारे चिड़चिड़ाते हैं। अरे दिन भर के थके आ रहे ने 2 वक्त का खाना मांग लिया तो वो भी नसीब नहीं हुआ उसे। अब मुझे रोकना मत नीलिमा। अरे सुनिए जी, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? ऐसे नाराज होकर मत जाइए, सुनिए तो। पर महेश बिना रुके आगे बढ़ जाता है। ये तो रोज रोज का हो गया तेरे घर का नीलिमा, अब तो घर के झगड़े मोहल्ले तक आ गए हैं। अरे तो क्या करूं, इन्होंने सोच लिया है कि इज्जत तार तार करनी है तो यही सी। ये लो लाडली भाभी यहाँ मिल गई, अब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अरे बस बस शिल्पा, और कितना धन्यवाद देगी मुझे? और तेरी प्रॉब्लम में देख रही हूँ नीलिमा, उसका उपाय भी है मेरे पास। सब कुछ सुना मैंने और समझा भी। एक हिदायत देती हूँ, आज रात को जब भाई साहब आए तो उसके लिए चाउमीन बना कर रखना, वेजिटेबल चाउमीन। और हाँ, बनते ही पहले मुझे जरूर बुलाना ताकि मैं खाकर बता सकूं कि चाउमीन सही से बनी है कि नहीं। अरे पर उससे क्या होगा? ऐसे भी कुछ न कुछ बनाना ही है ना आपको, तो चाची जी जो कह रही है वही बना दीजिए ना आंटी जी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लाइफ की। आज रात में कुछ मत बनाना बहू, मैं नीलिमा के यहाँ ही खा लूंगी। और शिल्पा, तेरे घर पर संकट आता हुआ दिख रहा है मुझे। दोपहर में समोसे के साथ हरी चटनी बनाकर तैयार रखना, मैं आऊंगी। मतलब चाची जी के लिए दोपहर का खाना भी नहीं बनाना? जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लाडली के दिए हुए नुस्खे का उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। पूरे 2 महीने हो गए बेटा, तेरे शरीर में जरा भी बदलाव नहीं दिख रहा, और अब तो तुझे उल्टियां भी नहीं होती। पर पहले दिन तो हुई थी ना मम्मी जी। तो एक बार जाकर डॉक्टर से चेकअप करा ले बेटा, घर पर किट लाकर चेक कर ले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही ललिता ये कहती है, दरवाजे पर खड़ी शिल्पा घंटी बजाना शुरू कर देती है। लाडली भाभी के देसी नुस्खे का सेंटर आज खुला नहीं है क्या? सुबह के 10 बज गए। अरे भाई, मैं उठती नहीं कि लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। अभी बाहर रहो तुम दोनों, 15 मिनट में सेंटर पर आती हूँ मैं। और हाँ, इस बार फिर से फीस लगेगी। पर मैं उस लिए आई ही नहीं हूँ। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को तो मैं मिलाती नहीं शिल्पा, बाहर बाहर प्लीज। ठीक 15 मिनट बाद लाडली अपने सेंटर पहुंचती है, जो ललिता के घर की बाहर ही लगा एक टेंट था। बिस्किट और समोसे की चटनी, यही नुस्खा बताया था ना आपने? आपको पता भी है, आपकी इस नुस्खे से परेशान होकर मेरी बहू के मायके वाले उसे ले जाने आ गए हैं। सूख कर काटा हो गई है वो। और आपने कहा था कि अपनी सास को मूली के पकोड़े तो खिलाना, तो उनकी बोली मीठी हो जाएगी। पूरा घर महकाती रहती है मेरी सास, बोली तो मीठी हुई नहीं, बदबूदार जरूर हो गया। जी तो करता है आपके इस बलून वाले बाबा का बलून ही फोड़ दूं। और गुस्से में अपनी साड़ी से एक पेन निकालकर लाडली के बगल के चेयर पर रखे बलून को सच में नीति फोड़ देती है। और इसी बात पर मच जाता है घमासान। बाहर से आती आवाज सुनकर घर के लोग भागते हुए बाहर आते हैं। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि इसके नुस्खे किसी काम के नहीं है। बहू का चेकअप करवाई ले ललिता। श्वेता अपना चेकअप करवाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी उल्टी का कारण नींबू और छाछ को एक साथ पीना था। ये लो, और बुलाओ चाची जी को। पूरे मोहल्ले से कलेश करके बैठी हुई है वो। हर आता जाता आदमी मुझे टोक कर बोल रहा है, पैसे लूट लिए तुम्हारी चाची ने। अब मैं कहाँ से उन्हें पैसे लौटाऊं? इसके पहले चाची जी लोगों के घर का राशन खत्म कर दे, उन्हें वापस भेज दो मम्मी। इसके पहले जब सासू माँ ने उसे यहाँ से रफा दफा किया था, तब भी बड़े कलेश हुए थे। जिसका घर परिवार हो उसे घर जाने की फिक्र होती है। इसके तो ना कोई आगे ना पीछे, बस घूम फिर कर एक प्रवीण है जो भी ज्यादा इससे बात नहीं करता। चाची जी को बच्चे नहीं है? नहीं तो कितने उपाय किए इसने, कितने डॉक्टर को दिखाया, पर मां नहीं बन पाई। ये सुनते ही श्वेता अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। जो अपने नुस्खे से खुद का बच्चा नहीं पैदा कर पाई, जिसकी अपने पति से बनती नहीं है, वो हमारे मोहल्ले में सभी के घरों में झंझट सुलझा रही थी। मम्मी जी, आपको तो सब पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची जी को मैं यहाँ रोकती नहीं। तूने उसे रोका नहीं बेटा, वो अपनी मर्जी से रुकी है और इतनी जल्दी वो जाएगी भी नहीं। अब दिन भर उसका कहा हुआ चटपटा खाना बना और उसे खिला। सब परेशान हो चुके थे लाडली की खातिर करते करते, पर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। मैं प्रवीण चाचू से बात करता हूँ मम्मी, अब शायद वही कुछ कर सकते हैं। और नवीन अपने प्रवीण चाचा को फोन मिलाता है।
अच्छा, तो वो हिडिंबा तुम्हारे घर पर आकर जमी हुई है? वही मैं सोचूं, ये गई तो गई कहाँ? कुछ उपाय बताइए चाचा जी। चाची तो यहाँ जमकर बैठ गई है और जाने को तैयार ही नहीं है। तुझे पता है बेटा हम दोनों की जमती क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है और उसे चटपटा। जब भी रसोई में जाती थी मेरे लिए चटपटा बना देती थी, जिसे खा खाकर मेरे मुंह में छाले पड़ जाते थे। तो वैसे ही किसी दिन अगर उससे पीछा छुड़वाना हो तो मैं भी उसे मीठा परोस देता था। मीठे से इतनी चीड़े उसे मानो मीठा ना हो कोई जहर हो। नवीन अब समझ जाता है। आज पूरा परिवार मिलकर मीठे की पार्टी करता है। श्वेता बनाती है मालपुए और रसगुल्ले। विनोद मार्केट से केक लेकर आता है। नवीन सभी के लिए मिल्क शेक बनाता है और ललिता बाजार से बर्फी लेकर आती है। ये सब क्या है? हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे क्या बुराई है इसमें लाडली, खाकर तो देख। इस मीठे को खाने से तेरे और प्रवीण के रिश्ते सुधर जाएंगे। समझ रही हूँ मैं, ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ वापस। मीठे चाचा के बताए हुए मीठे नुस्खे से चटपटी चाची भाग खड़ी होती है और ललिता का परिवार इन रोज रोज के नुस्खों से बच जाता है। स्नेहा बेटा, दाएं पैर से इस चावल से भरे कलश को गिराकर इस घर में गृह प्रवेश करो। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। जी मम्मी जी। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है स्नेहा, बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसी। हाँ नहीं तो क्या बुआ, मेरी पसंद है इतनी शानदार। हाय विकास तो बड़ा ही बेशर्म है, अपनी बीवी की तारीफ खुद ही किए जा रहा है। हाँ, लक्ष्मी तो मैं भी बनकर आई थी, पर फिर किचन के चूल्हे चौके में लगकर सारी चमक ही खत्म हो गई। सारा दिन बस काम और काम। ओहो कल्पना, अब तुझे भी तो आराम मिलेगा। नई बहू आ गई है ना, काम में हाथ बटाएगी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर संभालना तो दोनों को आराम मिलेगा। बस मम्मी जी देख लीजिएगा, आजकल की बहुएं शॉपिंग में माहिर होती है, चौका बर्तन में नहीं। और ये घर के काम करने वाली नहीं है। नहीं भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं हर काम में आपकी हेल्प करूंगी। आखिर अब ये मेरा भी तो घर है। हाँ बेटा, हम सब यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा मिलकर रहो। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम दोनों आपस में बैलेंस बनाकर रखोगे तो घर में भी शांति रहेगी। जी भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखता है कितनी शांति रखेगी देवरानी जी। घर में 2 बर्तन हो तो खड़कना तो तय है। अरे चुप भी रहे कल्पना। स्नेहा अभी अभी इस घर में आई है और तूने आते ही तानाकशी शुरू कर दे। जा स्नेहा को उसके कमरे में छोड़कर आ, और तू हम सब के लिए चाय बना दे। स्नेहा बेटा जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो। कमला की बात सुनकर कल्पना स्नेहा को उसके कमरे में ले गई। इंदु भी अब अपने घर जा चुकी थी। अगले दिन कमला ने दोनों बहुओं को आवाज दी। अरे कल्पना, स्नेहा, कहाँ हो दोनों, जरा यहाँ तो आओ। जी मम्मी जी कहिए। मैं बस अभी आपके पास ही आ रही थी पूछने के लिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। हाँ मम्मी जी कहिए, कोई काम था क्या? स्नेहा, आज नाश्ते में उत्तपम, नारियल की चटनी, ढोकला और मीठे में बेसन के लड्डू बना लेना। कल्पना तू भी स्नेहा की हेल्प कर देना। स्नेहा अभी नई नई है, इतना सब अकेले कैसे बनाएगी? क्यों मम्मी जी, मैं भी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो मैंने भी तो बनाया था ना अकेले सब कुछ। और तब तो घर पर दीदी बुआ जी सब थे। इतने लोगों का खाना अकेले बनाया था मैंने। तो ये स्नेहा क्या मोम की बनी है जो गल जाएगी? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अकेले ही बना लूंगी। भाभी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। ओहो, देखो तो कैसे भड़का आ रही है मीठे बोल से मम्मी जी को। ये स्नेहा तो बड़ी ही तेज है। मैं तो इसके साथ एक रसोई में हरगिज काम नहीं कर सकती। मुझे तो अलग ही खाना बनाने दीजिए मम्मी जी। इतने दिनों मैंने सबको खाना बना बनाकर खूब खिलाया है, अब ये खिलाया आप सबको। मुझसे ना हो पाएगा, मुझे तो माफ करो। अरे कल्पना, क्यों बिना वजह भड़क रही हो? जरा सी बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी मदद करने को कहा है। नहीं करनी ना, मत करो, पर कल की आई हुई बहू से ऐसे बात तो ना करो। हाँ मम्मी जी, अब तो आपको मैं ही बुरी लगूंगी ना। अब तो स्नेहा ही अच्छी लगेगी। इतने दिन मैं सबका सब कुछ कर रही थी, पर मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी बातों का कोई मोल नहीं है यहाँ। मुझे नहीं रहना साथ में, बस। ऐसा कहकर कल्पना पैर पटकते अपने कमरे में चली गई। तभी कमला ने स्नेहा से कहा, स्नेहा बेटा तू किचन में जा और सबके लिए नाश्ता बना ले। तुझसे जो भी बन पड़े बस उतना ही बना ले, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। और हाँ, कल्पना की बातों का बुरा ना मानना। ठीक है मम्मी जी, नाश्ता तो मैं बना लूंगी, कोई बात नहीं। पर कल्पना भाभी की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैं आज की लड़की हूँ, अगर वो मुझसे इस तरह बात करेंगी तो मुझे भी जवाब देना आता है। ऐसा कहकर स्नेहा किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। इधर कमला सोच में पड़ गई, आखिर इस घर का क्या होगा। उधर स्नेहा ने अकेले ही पूरे घर का नाश्ता तैयार कर दिया। मीठे बेसन के लड्डू की खुशबू पूरे घर में फैली थी। घर के सभी लोग नाश्ते के लिए टेबल पर आ चुके थे। स्नेहा ने सबको नाश्ता सर्व किया।
वाह बहू, बेसन के लड्डू तो तूने बहुत अच्छे बनाए हैं। घी मीठा सब एकदम सही है। अरे वाह, ये उत्तपम तो जैसे होटल वाला लग रहा है। मम्मी, ये लड्डू का स्वाद तो बिल्कुल आपके हाथ जैसा है। स्नेहा, लगता है अब मम्मी को रिटायरमेंट देने का वक्त आ गया है। तुम्हारे हाथों में बिल्कुल मम्मी वाला स्वाद है। थैंक यू। मैंने तो बस एक कोशिश की है अच्छा खाना बनाने की, ताकि आप सबको पसंद आ जाए। तभी कमला कल्पना को आवाज लगाती है। कल्पना बेटा, सुन बेटा, आजा तू भी नाश्ता कर ले। देख नेहा ने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है। कल्पना अपने कमरे से आती है। अब मुझे बुलाने की जरूरत ही क्या है? मैं नाश्ता करूं ना करूं किसी को क्या फर्क पड़ता है? सब तो बस नेहा के गुणगान गाने में मस्त है। अब तो इस घर में नई महारानी जो आ चुकी हैं। भाभी, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, मैंने नाश्ता अकेले बना लिया। नाश्ता अच्छा बना है, सबने मेरी तारीफ कर दी, आपको तो किसी ने भला बुरा नहीं कहा। ओहो, मतलब तू स्नेहा चाहती है कि सब मुझे भला बुरा कहे ताकि तेरे जी को ठंडक पहुंचे। अरे मुझे इलायची से एलर्जी है, इसलिए तूने जानबूझकर बेसन के लड्डू में इलायची डाली ना। अब अगर एक साथ खाना बना तो यही सब चलता रहेगा। कल्पना, तू फिर से सुबह सुबह शुरू मत हो जा। स्नेहा ने कुछ गलत नहीं किया। अरे उसे क्या पता तुझे किस चीज से एलर्जी है। हाँ तो अब मुझे ही चुप रहना होगा ना, क्योंकि मैं पुरानी हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं बची। स्नेहा जो भी रसोई में करेगी मुझे चुपचाप सहना होगा, वो जो बनाएगी मुझे चुपचाप खाना होगा। इतने साल इस घर में मैंने हड्डियां गलाई, लेकिन अब तारीफ किसी और की हो रही है। मुझसे ये सब नहीं होगा। कल्पना, जरा सोच समझ कर बोलो, हर बात में ताने नहीं चलते। भाभी, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती। एहसान मत कर स्नेहा, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बंटवारा। भाभी, अब ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि अब मैं इस घर में स्नेहा के साथ नहीं रह सकती। जब हर बात पर उसकी तारीफ हो तो मेरा दम घुटता है। बात हो गया अब। कल्पना, अब ये बंटवारे का राग बंद करो। मैं देख रही हूँ जब से स्नेहा इस घर में आई है तुम बस बंटवारे की बात किए जा रही हो किसी भी बहाने से। नहीं मम्मी जी, अब बहुत हो गया। मुझे अब इस घर में अलग रसोई चाहिए। साफ साफ बता रही हूँ, बंटवारा चाहिए। ये सब सुनकर राम प्रसाद को गुस्सा आता है। वो बिल्कुल कड़क आवाज में कहता है, ठीक है, अगर बंटवारा ही तुम्हारी मर्जी है तो रोज रोज के कलेश से अच्छा है कि कर लो रसोई का बंटवारा। तो आज शाम को इसी घर में बंटवारा होगा। अब एक नहीं दो रसोइयां होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त जी? इस घर में नया बर्तन, तवा, गैस या कुकर कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। जो है उसी में बंटवारा होगा। और हाँ, इस सब में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। नीरज और विकास, तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। किसी ने भी अलग से नए बर्तन लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सबने चुपचाप नाश्ता किया। नीरज और विकास ऑफिस चले गए, बाकी सभी अपने अपने काम में लग गए। कल्पना भी अपने कमरे में बैठी कपड़े समेट रही थी, तभी कावेरी का फोन आया। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? तेरी आवाज बुझी बुझी सी क्यों आ रही है? कुछ नहीं मम्मी, आपने जैसे कहा था ना वैसे ही किया मैंने। आज सबके सामने बोल दिया मुझे बंटवारा चाहिए। अब शाम को घर में बर्तन बासन तक का बंटवारा होगा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। अब देख, इस स्नेहा को भी पता चले कि घर चलाना कोई खेल नहीं होता। तू कितने दिन सबके लिए रसोई में पीसती रहेगी? अब उसे करने दे घर में सबकी सेवा। तू बस दमाद जी और अपना खाना बना और आराम कर। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर पापा जी ने बोल दिया है कि कोई भी नया सामान नहीं आएगा। जो घर में है उसी को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो फिर कान खोल के सुन ले। महंगे बर्तन जैसे कुकर, अच्छा वाला चिमटा, गैस, ट्रे सब अपने हिस्से में डलवा लेना। और जो पुराना सामान है ना, जैसे पुरानी कढ़ाई, तवा, घिसा, भगोना, वो सब उसके हिस्से में डाल दे। ठीक है मम्मी, अब मैं एक एक चीज देख कर ही लूंगी। आखिर मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो पहला हक तो मेरा ही है। और देख, तेरी देवरानी बड़ी मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत रही है। तू दिमाग से काम ले। इस बंटवारे में मीठा बोलकर ही सब सामान अपनी तरफ कर लेना। अब सही कह रही हो मम्मी। अब आपको बंटवारे के बाद फोन करती हूँ, बाय। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। कल्पना ने फोन रख दिया और फिर से कपड़े समेटने लगी। शाम को नीरज और विकास ऑफिस से आए, तब राम प्रसाद ने कहा, मैंने इस घर को कभी टूटने नहीं दिया, पर अब इसके 2 हिस्से करना जरूरी हो गया है। इसलिए आज से इस घर में 2 रसोइयां होंगी। देखिए पापा, औरतों को जो करना है करे, पर हम भाइयों को कभी अलग नहीं कर पाएगी। रसोई तो हो सकती है पर हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल्पना, तुम बड़ी हो, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कुकर और वो जो नया डिनर सेट है वो चाहिए ही चाहिए। पर मम्मी जी, कुकर तो मुझे भी चाहिए था, वरना दाल किस में बनाऊंगी? कोई बात नहीं स्नेहा बेटा, दाल पतीले में बन जाएगी। कल्पना, तुम कुकर और नया डिनर सेट ले लो। और स्नेहा, तुम तवा, पतीला और स्टील के बर्तन ले लो।
और बाकी सब हम बराबर में बांट देंगे। आज से तुम दोनों अलग अलग खाना बनाओगी। पापा जी, मम्मी जी, मैंने तो इतने दिनों तक आपकी सेवा की है। सारा दिन किचन में खाना बनाती थी, आप सबको आपकी पसंद का खाना खिलाती थी। अब से आपका खाना स्नेहा को ही बनाने दीजिए, आखिर उसे भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए ना। कल्पना, तुम्हारी सारी बातें समझ में आ रही है। मेरे मम्मी पापा का जहां मन होगा वहां खाएंगे, चुपचाप अंदर चलो। और स्नेहा, तुम भी जाओ अपनी रसोई सेट कर लो, पर यह ध्यान रखना कि मेरे मम्मी पापा का जो मन होगा तुम्हें वही बनाना होगा। नीरज और विकास की बात सुनकर स्नेहा और कल्पना अंदर चली गई और अपनी अपनी रसोई सजाने लगी। आखिर बंटवारा जो हो चुका था, दोनों ने अपनी रसोई फिर सेट की और स्नेहा ने सबके लिए खाना बनाया। कल्पना ने नीरज और अपने लिए खाना बनाया। नीरज जी, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए। जल्दी से थाली लगा, तो बड़ी भूख लगी है। कल्पना ने नीरज के लिए थाली परोस दी। खाना देखकर नीरज ने कहा, ये क्या है कल्पना, तुमने सिर्फ दाल चावल बनाया है? तुम्हें पता है ना मुझे रात को रोटी खाने की आदत है, मुझे रोटी ही चाहिए होती है। हाँ नीरज जी, मुझे पता है, पर अभी मेरे पास ना बेलन है ना तवा, तो मैं रोटियां कैसे बनाती। देखो कल्पना, बंटवारे की जिद तुमने की थी, तो तुम जानो तुम कैसे मैनेज करोगी। मुझे तो रोटियां ही चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कल सुबह रोटियां बना देना, तभी खा लूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, नींद आ रही है मुझे। अरे पर नीरज जी, अभी तो आपको बड़ी जोरों से भूख लग रही थी, थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं, तुम्हारा खाना देखकर ही मेरी भूख मर गई। अब तुम जब कल रोटियां बनाओगी तभी खाऊंगा। इस तरह कहकर नीरज अपने कमरे में चला गया। अब कल्पना सोचने लगी कि आखिर रोटियां बनाए तो कैसे, क्योंकि अगर उसने सुबह रोटियां नहीं बनाई तो नीरज भूखा ही रह जाएगा। इधर स्नेहा भी सबके लिए खाना परोस देती है। खाना तो अच्छा बनाया स्नेहा बेटा, पर दाल गली नहीं है ठीक से। हाँ स्नेहा, ये आलू भी जरा कच्चे हैं। बेटा खाना थोड़ा ध्यान से बनाया करो। वो क्या ना, दाल कुकर में बनाने की आदत है, इसीलिए शायद अंदाजा नहीं पड़ा पतीले में। धीरे धीरे सीख जाऊंगी, आप लोग चिंता ना करें। स्नेहा, कोई बात नहीं, अब नया किचन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा मैनेज करने में। तुम भी आओ, बैठो, खाना खा लो। हम सबके साथ ही बैठ जाओ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। हाँ बेटा, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। आजा बैठ जा, खाना खा ले। सबके कहने पर स्नेहा भी खाना खाने बैठ गई। इसी तरह सबने मिलजुल कर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। इधर रात को कल्पना को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस एक ही चिंता सताई जा रही थी कि आखिर वो रोटी बिना तवे के कैसे बनाए। तभी उसने मोबाइल ऑन किया और सोशल मीडिया पर बिना तवे की रोटी बनाने की रेसिपी देखी। उसने मन ही मन कहा, मिल गया जुगाड़, अब बनेगी ना नीरज जी के लिए रोटियां, वो भी कुकर में। अब चैन से सो सकती हूँ। सुबह उठकर फटाफट रोटियां बना दूंगी। अगली सुबह कल्पना अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। फटाफट आटा गूथा, उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा और चीनी मिलाई, फिर कुकर को उल्टा गर्म किया और उसके अंदर रोटी चिपकाई, हल्का सा ढक दिया और फिर जैसे ही फूली, बस रोटी पलटी और तैयार। वाह, रोटियां तो कमाल की बनी है। हाँ, बनाने में मेहनत थोड़ी ज्यादा है, पर मुझे कितनी ही तो रोटियां बनानी है। आज तो नीरज जी रोटियां खाकर खुश हो जाएंगे। कल्पना, खाना बन गया हो तो लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, रोटियां बनाई है ना, नहीं तो मुझे खाना नहीं खाना। अरे हाँ हाँ, रोटियां बनाई है, आप तैयार होकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर में तैयार होकर नीरज खाने की टेबल पर आ गया। कल्पना ने नीरज को खाना सर्व किया। ओह, क्या खुशबू है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल होटल जैसी तंदूरी रोटियां लग रही है। हाँ, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाई है, आप खाकर बताइए कैसी बनी है। वो कल्पना, क्या बात है, ऐसी रोटियां तो मैंने कहीं नहीं खाई। रुको, मैं मम्मी पापा को बुलाता हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी टैलेंटेड है। ऐसा कहकर नीरज राम प्रसाद और कमला को आवाज लगाता है। पापा मम्मी जल्दी आइए, देखिए क्या रोटियां बनी है, आप लोग भी ये रोटियां खाकर देखिए। अरे बेटा, पर कल्पना ने बस तुम्हारे लिए बनाई होगी ना, कम पड़ जाएगी, रहने दो। अरे मम्मी, कल्पना और बना लेगी रोटियां, आप लोग आइए ना, सब साथ में बैठकर ये रोटियां एंजॉय करते हैं। अब नीरज के इतना कहने पर कमला और राम प्रसाद नीरज के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही राम प्रसाद रोटी खाते हैं, ये रोटियां तो वाकई लाजवाब है। कल्पना बेटा, पर ये रोटियां तुमने बनाई कैसे? हाँ बेटा, रोटियां तो बहुत अच्छी बनी है, पर तुम्हारे पास तो तवा भी नहीं था, तो तुमने कैसे बनाई आखिर रोटियां? वो मम्मी जी, मैंने ना कुकर में रोटियां बनाई हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा था कुकर में रोटियां बनाने की रेसिपी, बस वैसी बना ली। कुकर में रोटियां, कमाल कर दिया। कल्पना, और रोटियां बना लो, आज तो मन ही नहीं भर रहा। कल्पना रोटियां बनाने चली गई, तभी नीरज ने कहा, पापा विकास को भी बुलाते हैं, विकास को ये रोटियां खाकर बहुत अच्छा लगेगा।
अरे विकास, देख तेरी भाभी ने कितनी अच्छी रोटियां बनाई है, आकर खा ले फटाफट। हाँ भैया, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ, मुझे भी खिलाओ। ये ले बेटा। स्नेहा तू भी आजा, सब मिलकर रोटियां खाते हैं। भैया सच में रोटियां बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ऐसी रोटियां तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। भाभी सुनिए ना, मेरे लिए 4 रोटियां और बना लीजिए ना। हाँ, रोटियां सच में बहुत अच्छी बनी है। अब तो कल्पना माथा पकड़कर बैठ जाती है और रोटियां बनाते बनाते बड़बड़ाती है। अरे बाप रे, मैंने तो 2 रोटियां सोची थी और यहाँ तो पूरी बारात ही खाना खाने बैठ गई। ये रोटियां मुझे बड़ी महंगी पड़ रही है। अब सब बैठकर कुकर में बनी रोटियों का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी इंदु घर पर सबसे मिलने आ गई। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे इंदु, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलो। वो पड़ोस की शीला कह रही थी कि तुम्हारे घर में रसोई का बंटवारा हो गया है। अब क्या कहे इंदु, बहू एक साथ रहना नहीं चाहती तो करना पड़ा बंटवारा। पर बंटवारा सिर्फ रसोई का हुआ है, घर का नहीं। हाँ भैया, जब ना पटे तो रोज रोज के झगड़े से अलग हो जाना ही ठीक है। बिल्कुल सही किया तुमने। जी जी, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। स्नेहा, बुआ जी की प्लेट लगा दे। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। स्नेहा, तुम सब्जी लगा दो, रोटियां तो बुआ जी को आज कल्पना के हाथ की ही खिलाएंगे। क्या कमाल की रोटियां बनाई है कल्पना ने। हाँ सचमुच, आज भाभी ने एकदम अलग ही रोटियां बनाई हैं और सब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा सुकून भी मिल रहा होगा। स्नेहा चुप कर जा बेटा। कल्पना, बुआ जी के लिए भी रोटियां ले आओ। बुआ जी, तब तक ये एक रोटी ये खाइए ना, बाकी रोटियां कल्पना बना रही है। नीरज ने इंदु के प्लेट में रोटी रख दी। इंदु ने जैसे ही एक निवाला मुंह में लिया तब खुश होकर बोली, सच में कल्पना के हाथों में तो जादू है। ये रोटियां कितनी अलग लग रही है और स्वाद तो एकदम निराला है। बहुत ही अच्छा स्वाद है। कल्पना बेटा, मेरे लिए तो 3 रोटियां और बना लेना। कल्पना, तुम 10-15 रोटियां और बना ही लो, सभी को और चाहिए होगी रोटियां। अब कल्पना रोटियां बनाते बनाते परेशान हो चुकी थी। उसे तो ये बंटवारा भारी पड़ गया था। उसने मन ही मन रोटियां बनाते हुए कहा, हे भगवान, मैंने सोचा था बंटवारा करके मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। कम से कम अब खुद के लिए जी पाऊंगी, 2 रोटियां बना के चैन से बैठ जाऊंगी। पर यहाँ तो हाल और भी बुरा हो गया है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने वो कुकर में रोटियां बनाना सीखा। अब ये कुकर की रोटियां मेरी आफत बन चुकी है। रसोई का बंटवारा भले ही हो गया था, पर पूरे घर की रोटियां तो कुकर में कल्पना ही बना रही थी। आज नंदिनी की गोद भराई थी। बुरा ससुराल सज धज कर तैयार था। गेंदा, गुलाब की महक, ढोलक की थाप और चारों तरफ हंसी ठिठोली की आवाज से नंदिनी का घर सराबोर था। भारी से लहंगे में सिंहासन सी कुर्सी पर बैठी होने वाली मम्मी नंदिनी अपनी सहेलियों के सामने डिंगे मार रही थी। ये तुम इस लहंगे को महंगा कह रही हो? अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके मैचिंग की ज्वेलरी आएगी मेरे मायके से, वो भी मोतियों की। बड़ी भाभी को शॉपिंग करने का वक्त नहीं मिला ना, तो वो अलग से सूट ले आएगी। और छोटी भाभी शायद चांदी की पायल लाने वाली है। ससुराल में मेरे जितने का डेकोरेशन नहीं हुआ, उससे ज्यादा अमाउंट की तो मेरे मायके वाले गिफ्ट्स ले आएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। बड़ा मायका होने का यही तो फायदा है। ये लो, तुम्हारे भैया भाभी से भागे। अपने मायके वालों को देखने की खुशी से ज्यादा नंदिनी का ध्यान उनके हाथों पर था, जहाँ कोई गिफ्ट दिख नहीं रहा था। अब क्या होगा बहन? 3 गिफ्ट की बात की थी तूने, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा। अरे कोई मेहमान नहीं आया है जो हाथ में गिफ्ट उठा कर ले आएंगे। मेरे पेरेंट्स है ये, अंदर गाड़ी में होंगे गिफ्ट्स। किसी नौकर को भेजकर मंगवा लेंगे बाद में। नंदिनी के मायके वालों के आते ही गोद भराई का फंक्शन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद एक एक करके सभी नंदिनी की गोद में पैसे और गिफ्ट रखने के लिए आते जाते हैं। जामेगा बहू, अपनी नानद को सगोण दे दे। नहीं मम्मी जी, अब ईशा भी इस घर का हिस्सा है। मुझे लगता है ईशा को शगुन देना चाहिए। जाओ ईशा। मम्मी जी के रहते हुए मेरा आगे बढ़कर शगुन देना अच्छा नहीं लगता ना भाभी। मुझे लगता है सभी के बदले मम्मी जी को ही शगुन देना चाहिए। आखिर घर की बड़ी तो वही है। अपनी बहुओं की ये बातें सुनकर गोदावरी उन दोनों के सर पर हाथ फेरती है और मेघा के हाथ से सोने का सिक्का लेकर अपनी बेटी के गोद में रखाती है। खाने पीने के बाद सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं और लग जाती है नंदिनी की बेइज्जती की क्लास। 3 बड़े बड़े गिफ्ट। अरे जॉइंट फैमिली के परिवार में ऐसा ही होता है निधि। इसमें नंदिनी की क्या गलती? तुमने 3 गिफ्ट एक्सपेक्ट कैसे किए थे बहन? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
अब मेरे परिवार की तरह तुम्हारा परिवार अलग होता तो तुम्हें भी अपने मायके से 3 दिन गिफ्ट्स मिलते, पर तुम्हारा परिवार अभी एक है तो घर का बड़ा मेंबर हमेशा एक लिफाफा चिपका देगा और पूरा परिवार उसी को हाथ लगा देगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं रिया। राखी पर भी मैंने सोचा था कि अलग अलग गिफ्ट आएंगे, पर दोनों भाभियों और भाइयों ने मिलकर एक बड़ा सा हैम्पर दे दिया और कैश वो भी एक जगह। रसोई में नमक मसाले साथ रहेंगे तो लिफाफा भी साथ में ही जाएगा ना बहन। जिस दिन रसोई अलग हुई समझो तुम्हारे पास गिफ्ट्स का भंडार लग गया। और ऐसे ही अगर सभी एक साथ रहे तो तुम इसी तरह हमेशा गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाओगी, कुछ दिन अपने कमरे का इस्तेमाल करके वापस लौट आओगी। कमरा तुम्हारे हिस्से लिखा नहीं जाएगा, वो तो तभी हो सकता है जब दोनों भाभियों में क्लेश हो जाए। जिसका पलड़ा भारी रहे तुम उधर सरक जाना। मेरा काम तो देख बहन समझाने का था। एक बच्चा तेरा 5 साल का है, दूसरा पेट में है। अरे भविष्य की सोच इनकी भी। नंदिनी तो गलत थी ही और उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देने वाली उसकी सहेलियां भी मिल जाती हैं। नंदिनी ठान लेती है कि अपने मायके की रसोई का नमक मसाला अलग करके रहेगी। डिलीवरी के 1 महीने बाद ही नंदिनी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं कह रही थी कि आज पंडित जी से बात हुई है, अभी दिन अच्छे चल रहे हैं। अभी अगर मैं मम्मी के पास चली गई तो चली गई, वरना फिर 1-2 महीने के लिए अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। तब तक लाडू का चेहरा भी बदल जाएगा। अपनी नातिन का चेहरा देखने का हक तो है ना मम्मी का। अरे बेटा बिल्कुल है, मैंने कब मना किया। वैसे भी यहाँ मालिश वाली आने के नखरे कर रही है, वहाँ तुझे अच्छी मालिश वाली भी मिल जाएगी। मैं अभी तेरे जाने की तैयारी करवाती हूँ बेटा। बस फिर क्या था। नंदिनी अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच जाती है अपने मायके। बड़ी भाभी उसके छोटे बच्चे को संभालने लगती है तो छोटी भाभी बड़े बच्चे को। कभी भाई मिठाइयां ला रहा था, कभी पापा समोसे और कचौड़ियां, पर इस सब से नंदिनी बिल्कुल खुश नहीं थी। बाप रे बाप, यहाँ तो फूट डालने के लिए 100 जन्म लेने होंगे लगता है। खुद खाने के पहले अनिल भैया निखिल भैया से पूछते हैं और निखिल भैया पापा से। कहीं यहाँ आना बेकार ना हो जाए, कहीं तो कोई रास्ता मिले, कोई तो सुराग हो। तभी काम वाली मीना दरवाजे से कहती है, अरे दीदी आप कब आई? लाडो रानी कहाँ है? हमें भी तो दर्शन करवाइए। कर लेना दर्शन मीना, पहले ये बता 3 दिन से कहाँ गायब थी तू? बर्तन घिसते घिसते मेरे हाथ की लकीरें साफ हो गई है और पोछा लगाते लगाते मेरी। यही तो बुरी आदत है आप दोनों की भाभी। कोई ये नहीं पूछता कि 3 दिन नहीं आया, क्या हो गया, तबीयत ठीक थी कि नहीं, बस आते ही काम की बात। 10 मिनट लाडू को खिलाएगी, उसके बाद ही आपके सवालों का जवाब देगी हाँ नहीं तो। और बस मीना नंदिनी के बच्चे को गोद में लेकर खिलाने बैठ जाती है। आप ठीक तो है ना दीदी? मुझे पता नहीं था आप छुट्टी पर है। बड़ा अच्छा लगा दीदी आपने पूछा, वरना इस घर में कोई पूछता ही नहीं है। क्या करेगी तू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ईशा भाभी को बात शुरू करने की जरूरत ही क्या थी, इसलिए मेघा भाभी भी शुरू हो गई। एक ही रास्ते चलती है ना दोनों। उन दोनों का तू रहने दे, मैं तेरे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, अलमारी से निकाल ले। मई, अरे हिचकिचा क्यों रही है? तू इस घर की मेंबर है, अलमारी नहीं चल सकती है क्या? जा निकाल ले। कुछ देर बाद मीना अपने काम पर लग जाती है और जैसे ही बर्तन साफ होते हैं दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सभी के लिए दोपहर का स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती है। बस बस बहू, और खाने का वक्त नहीं है मेरे पास। इतनी देर दुकान बंद नहीं रखता मैं, आज कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। मैडम आती ही पहले लाडो को खिलाने लगी, फिर चाय की फरमाइश करती, उसके बाद कहती है पहले मैं झाड़ू पोछा करेगी, उसके बाद बर्तन धोएगी। अब उसके सामने हम खुद बर्तन धो लेते तो उसकी आदत और बिगड़ जाती पापा जी, इसलिए मैं भी बैठी रही। फिर जब बर्तन धुले तब खाना बन पाया, तो इसी में ना देरी हो गई। और इस बात में नमक मिर्च मिलाकर नंदिनी मीना के कान भरना शुरू कर देती है। ये कोई बात हुई भला कि एक चम्मच नहीं मिल रहा था? मतलब भाभी क्या कहना चाह रही थी कि तुम चम्मच गायब कर देती हो? और मेघा भाभी तो कहती है कि खाना बनाने में देरी तो होनी ही थी पापा जी, जब तक मीना बर्तन साफ करती है तब तक उसके सामने खड़े रहना पड़ता है, पता नहीं कब सामान यहाँ से वहां हो जाए। सच कहती हूँ मीना दीदी, एक तुम हो जो इतने कम पैसों में यहाँ इतना काम कर देती हो, वरना मेरी काम वाली तो 10,000 लेती है, पूरे 10,000। और आपको क्या मिलता है? 3,000। छी 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 छी। ठीक कहती दीदी, मैं तो आपके साथ चलती है, यहाँ का छोड़ देती है काम।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है मीना, पर तेरे रोज के आने जाने में 10,000 पे 20,000 का तो भाड़ा पीट जाएगा। मैं तो कहती हूँ इन्हीं से निकलवा पैसे, दोनों अगर एक रहेगी तो तेरा काम बढ़ता रहेगा। दोनों में फूट डाल दे, फिर काम न करने का बहाना मिल जाएगा कि बड़ी भाभी ने मना किया था या छोटी भाभी ने। हाँ, एक नंबर मान गई दीदी, आपकी दिमाग को हो जाएगा काम। अगली सुबह पोहे बनाने मेघा रसोई में आती है। ये अच्छा है भाभी, जब भी आप नाश्ता बनाती है आहिस्ता नाश्ता बनाती है जो आप अकेली ही बना ले, और जब ईशा भाभी की बारी आती है तो आहिस्ता नाश्ता बनाएगी जिसमें आपकी भी मदद लगेगी। वैसे बर्तन धो दिया है मैंने, अब ईशा भाभी के कमरे में पोछा लगा देती हूँ। ओ बोली पहले उनके कमरे में पोछा लगाने का। मीना की बात सुनकर मेघा सोच में पड़ जाती है, पर इस बात को इग्नोर करके वहां डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है। ये सही है, पोहे में ज्यादा मसाला डाल देती हूँ। घर में सबसे चटोरी तो ईशा भाभी है, नामुनी का आएगा। और पोहे में 2 चम्मच गरम मसाले मिलाकर मीना साइड हो जाती है। जब वो खाना सभी को परोसा जाता है। पानी दो, कोई गला फंस रहा है मेरा, इतना मसाला भाभी, मजा आ गया। आज लग रहा है खाना मेरे हिसाब से बना है। हाँ मेघा, लगता है जब अपनी देवरानी को ध्यान में रखते हुए नाश्ता बनाया तुमने। ये पोहे तो गले के नीचे नहीं उतर रहे। रात की बासी रोटी हो तो वही दे दो मुझे भाई। ईशा और निखिल के अलावा कोई भी नाश्ता सही से नहीं कर पाता। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना मसाला डाल दिया। बेचारे अनिल भैया को बासी रोटी और अचार खाकर काम पर जाना पड़ा। पोहे में मसाला ईशा ने मिला, वो भी इतना, पर क्यों? दोपहर को ईशा दाल चावल बना देती है और मेघा सब्जी बनाने जाती है। दोनों अपना काम करके जब रसोई से निकल जाती है तब नंदिनी जाकर दाल और सब्जी में नमक डबल डाल देती है। ओ गॉड, ये क्या है इतना नमक? अच्छा, नमक कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? मुझे वैसे भी ज्यादा नमक खाने की आदत है, इसलिए पता नहीं चलता। फिर भी इतना नमक? मुझे तो दही ला दे बहू, दही चावल ही खा लूंगी। मुझे भी ईशा। दाल तो मैंने चक्कर बनाई थी, नमक बराबर था तो फिर। कपड़े धोकर जाते जाते ईशा के कान भरते हुए मीना कहती है, बाप रे बाप, इतने कपड़े निकलती है मेघा भाभी, बाप रे। हाँ तो तुझे किस लिए रखा है मीना? मानना पड़ेगा आपको छोटी भाभी, वहाँ मेघा भाभी बोलती है भले ईशा के कपड़े छोड़ दे, मेरे धो दिया कर। अपने हिसाब से सब्जी दाल में नमक बढ़ा लेती है, क्योंकि उनको और बड़े भैया को तेज नमक खाने की आदत है। पर आप फिर भी उनकी साइड ले रही है। अच्छा है, अच्छा है। आज उन्हीं के कारण दही चावल खाकर निखिल भैया को दुकान जाना पड़ा। वैसे भी उनको जुकाम था, और बढ़ जाएगा, मेरे को क्या है। भाभी को नमक बढ़ाना था तो अलग से नमक ले लेती, सभी के खाने में नमक डालने की क्या जरूरत थी? वो बोलती है कि अपने काम में तुम उनको भी फंसा लेती है। दाल चावल बनाया तो सब्जी नहीं बना सकती क्या खुद? क्या? मैं भी भाभी से इस बारे में बात करती हूँ। ये क्या बात हुई? अरे नहीं छोटी भाभी, अभी बड़ी भाभी से कुछ मत बोलना, वो ना फिर वही होगा जो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था। 3 दिन मैंने छुट्टी नहीं मारी थी। बड़ी भाभी ने मेरे को काम पर आने से मना किया था, क्योंकि उसकी एक रात पहले ही मैंने आपकी तारीफ कर दी, वो भी सभी के सामने। वो तो भला वो नंदिनी दीदी का, जिन्होंने मेरे को फोन करके बुला लिया। छी 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 छी, भाभी के मन में मेरे लिए ये सब होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और बस मीना और नंदिनी अपने काम को सही डायरेक्शन में ले जाने में सफल हो जाती है। तो क्यों फिक्र कर रही है मीना, ऐसे कैसे फंस जाएगी तू? मैं हूं ना, दोनों भाभीियों के बीच में बात होनी ही नहीं देती हूँ। वो कैसे अपनी अनबन सॉल्व कर पाएंगी। और आज तो मैंने और बड़ा धमाका करने की सोची है। असली मोती की माला? अच्छा, अब मैं समझी। ये जरूर वही वाली माला होगी जो मम्मी जी ने इसे फेरों पर दी थी। कुछ दिन पहले पूछा था मैंने तो कह रही थी गुम हो गई है। वाह भाई वाह। मुझे तो लगा हर बार की तरह मम्मी जी के हाथ से ही लिफाफा दिलवाना है दीदी को। इस बार भाभी ने अलग गिफ्ट देने की सोची, वो भी कोई कीमती तोहफा। सही बात है, ननद अपने पक्ष में रहेगी तो हिस्से बाड़ी में ज्यादा हिस्सा भी मिल जाएगा। यहाँ पागल तो मैं ही निकल गई। पागल नहीं भाभी, अब निकली है सच्ची, पर अभी भी न देरी नहीं हुए लिए। आप उनसे कीमती तोहफा नंदिनी दीदी को देकर उनको अपनी तरफ कर लो। और आज पहली बार गोदावरी के सामने दोनों देवरानी जिठानी अपने कमरे से अलग अलग तोहफा लाकर अपनी ननद के हाथ में रख देती है।
भाभीयों ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया मम्मी, अब तुम भी कुछ दोगी कि नहीं? बेटी कुछ बोल रही है गोदावरी जी, क्या देख रही हैं आप? जाइए सगन हाथ में रखिए। इस बार सभी से अलग अलग तोहफा लेकर नंदिनी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है 2 दिन बाद। मीना, कहाँ हो तुम? ये सब क्या है मीना? बर्तन धो रही लिए भाभी, क्यों नहीं धोने का क्या? कल सारे कपड़े धुल गए, मेरी साड़ी और उनका शर्ट पैंट क्यों नहीं धुला? ये क्या बात हुई? वही इतना डिटर्जेंट खत्म हो गया था भाभी, मैंने छोटी भाभी से लाने को बोला तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो कपड़े रह गए छोड़ दो उनको। अब तो खाना बना ईशा, तेरे खाने को अगर खराब नहीं किया ना मैंने तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। ईशा रसोई में आती है और देखती है कि बर्तन तो धुले ही नहीं। मीना, कहाँ है तू? सुबह 9 बजे की आई हुई तू, अभी 1 बज गया, अभी तक बर्तन नहीं धुले। तो मैं क्या करेगी छोटी भाभी? बड़ी भाभी बोली पहले मेरे कपड़ों को अलग अलग करके दो, भले ही बर्तन ना धुले। वैसे भी ईशा का खाना खाने लायक लगता नहीं है, बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से अपने कपड़े धुलवाने के लिए अलग से 500 रुपया भी दे लाए मेरे को। भाभी ने तुझे 500 रुपए देना? मैं तुझे 700 देती हूँ, चल पहले बर्तन धो। ना ही आज ईशा दोपहर में सब्जी बनाने अपनी जेठानी को बुलाती है, ना ही उसकी जेठानी रसोई में आती है, और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई खाने के टेबल तक पहुंच जाती है। असली मोती की माला? अच्छा, अब मैं समझी, ये जरूर वही वाली माला होगी जो मम्मी जी ने इसे फेरों पर दी थी। कुछ दिन पहले पूछा था मैंने तो कह रही थी गुम हो गई है। वाह भाई वाह, मुझे तो लगा हर बार की तरह मम्मी जी के हाथ से ही लिफाफा दिलवाना है दीदी को। इस बार भाभी ने अलग गिफ्ट देने की सोची, वो भी कोई कीमती तोहफा। सही बात है, ननद अपने पक्ष में रहेगी तो हिस्से बाड़ी में ज्यादा हिस्सा भी मिल जाएगा। यहाँ पागल तो मैं ही निकल गई। पागल नहीं भाभी, अब निकली है सच्ची, पर अभी भी ना देरी नहीं हुए लिए। आप उनसे कीमती तोहफा नंदिनी दीदी को देकर उनको अपनी तरफ कर लो। और आज पहली बार गोदावरी के सामने दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे से अलग अलग तोहफा लाकर अपनी ननद के हाथ में रख देती है। भाभीयों ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया मम्मी, अब तुम भी कुछ दोगी कि नहीं? बेटी कुछ बोल रही है गोदावरी जी, क्या देख रही हैं आप? जाइए सगन हाथ में रखिए। इस बार सभी से अलग अलग तोहफा लेकर नंदिनी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है 2 दिन बाद। मीना, कहाँ हो तुम? ये सब क्या है मीना? बर्तन धो रही लिए भाभी, क्यों नहीं धोने का क्या? कल सारे कपड़े धुल गए, मेरी साड़ी और उनका शर्ट पैंट क्यों नहीं धुला? ये क्या बात हुई? वही इतना डिटर्जेंट खत्म हो गया था भाभी, मैंने छोटी भाभी से लाने को बोला तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो कपड़े रह गए छोड़ दो उनको। अब तो खाना बना ईशा, तेरे खाने को अगर खराब नहीं किया ना मैंने तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। ईशा रसोई में आती है और देखती है कि बर्तन तो धुले ही नहीं। मीना, कहाँ है तू? सुबह 9 बजे की आई हुई तू, अभी 1 बज गया, अभी तक बर्तन नहीं धुले। तो मैं क्या करेगी छोटी भाभी? बड़ी भाभी बोली पहले मेरे कपड़ों को अलग अलग करके दो, भले ही बर्तन ना धुले। वैसे भी ईशा का खाना खाने लायक लगता नहीं है, बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से अपने कपड़े धुलवाने के लिए अलग से 500 रुपया भी दे लाए मेरे को। भाभी ने तुझे 500 रुपए देना? मैं तुझे 700 देती हूँ, चल पहले बर्तन धो। ना ही आज ईशा दोपहर में सब्जी बनाने अपनी जेठानी को बुलाती है, ना ही उसकी जेठानी रसोई में आती है, और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई खाने के टेबल तक पहुंच जाती है। क्या है ये सब? आजकल घर का खाना लगता है खाने लायक होता ही नहीं, कभी नमक ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा, कभी मिर्च तो कभी तेल इतना ज्यादा। खाना नहीं बनाना चाहती हो तुम दोनों तो छोड़ दो। मुझे क्या कह रहे पापा जी, भाभी से कहिए ना, जो मौका पाती मेरे खाने को खराब कर देती है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डंडे। अरे चुप हो जाओ दोनों। अपने घर को इस तरह बिखरता देख गोदावरी घबरा जाती है और अपने घर की हर छोटी बड़ी चीजों पर नजर रखनी शुरू कर देती है। और एक दोपहर मीना को ईशा की साड़ी जलाते हुए देख लेती है। मतलब कि एक की साड़ी जलाओ और दूसरे का नाम लगाओ, दूसरे का खाना बिगाड़ो, पहले का नाम लगाओ, और बीच में बूंदिया लूटो। ये कर रही है तू? आज तुझे पुलिस के नाम करके रहूंगी मैं। माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो आंटी, मैं तो ये नंदिनी के कहने पे कर रही थी, मेरे को दीदी ने बोला था। और अपने बेटे, पति, बहुओं के साथ गोदावरी नंदिनी के ससुराल पहुंच जाती है।